नमस्कार दोस्तों, एक आदमी, एक कमरा और 25 सांप। 1986 में पुणे के नीलम खैरे ऐसे ही एक ग्लास रूम में सांपों के बीच 72 घंटों तक जीता रहा, बिना किसी प्रोटेक्शन के और ना ही किसी डर के। कोबराज, वाइपर्स और पाइथॉन्स के बीच 3 दिनों तक लोग बाहर से देख रहे थे कि क्या यह आदमी बाहर जिंदा भी लौटेगा या फिर मर जाएगा। 72 घंटों के बाद जब नीलम खैरे बाहर आए तो उन्हें एक भी सांप ने काटा नहीं था या एक भी बाइट उनके बॉडी पर नहीं था। यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि एक जवाब था उन पुरानी कहानियों को जिनमें बताया जाता है कि सांप अपने पिछले जन्म का बदला लेते, नागमणि जैसी कोई चीज होती या फिर इच्छाधारी नाग इंसान की फोटो खींच लेते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इन मिथ्स के पीछे कोई रियलिटी है या फिर सच में सांप इंसान की पहचान रखते हैं या फिर नागमणि जैसी कोई चीज सच में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हिस्टोरिकल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से इंडिया के सांपों के मिथ्स और उनकी मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत में सांप सिर्फ एक क्रिएचर नहीं बल्कि इंडियन कल्चर और माइथोलॉजी का सिंबॉलिकल क्रिएचर माने जाते हैं। हिंदू माइथोलॉजीज में उनका काफी महत्व है, जैसे कि शेषनाग जो कि विष्णु जी का रेस्टिंग प्लेस है और उनके साथ रहकर पूरे यूनिवर्स को सपोर्ट कर रहा है। नंबर 2, वासुकी समुद्र मंथन के समय पर चुना गया, जिसे भगवान और शैतान दोनों ने मिलकर यूज किया था। नंबर 3, इच्छाधारी नाग, एक ऐसी कहानी जिसमें बताया जाता है कि सांप अपना रूप बदल लेते हैं या फिर लोगों की फोटो खींच लेते हैं और उनके पास एक नागमणि जैसी एक चीज होती है जिससे वो डिटेक्ट करते हैं। अब ये नाग और नागमणि का कंसेप्ट काफी पुराना है, जिन्हें फोकलोर में बताया जाता है, जिसमें नागमणि को विशेष पूरे करने वाला जेम माना जाता है और ये बस इच्छाधारी नाग के पास ही होते हैं, काफी रेयर होते हैं और काफी पावरफुल होते हैं। टेम्पल्स और एंशिएंट स्कल्पचर्स में भी सांपों को काफी प्रोमिनेंटली तरीके से बताया गया है, जैसे कार्विंग्स के ऊपर हो, पिलर्स के ऊपर या फिर आइडल्स पर। ये इस बात का प्रूफ है कि इंडिया में सांपों को रिस्पेक्ट और रिवेरेंस दिया जाता है, बल्कि फियर की वजह से नहीं तो उनकी स्पिरिचुअल और सिंबॉलिक वैल्यू के लिए। लेकिन साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मिथ्स काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस राइज करते हैं, जैसे कि नंबर 1, क्या इच्छाधारी नाग का कोई एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं। नंबर 2, क्या सच में नागमणि जैसे रेयर जेम्स जिनके पीछे कोई रियलिटी भी है या नहीं, या बस एक इमेजिनेशन का पार्ट है। नंबर 3, जो लोग कहते हैं कि इच्छाधारी नाग इंसान की फोटो खींच लेते हैं और बाद में उनका लोकेशन ट्रेस करते हैं, तो इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है या नहीं। ये मिथ सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ह्यूमन फैसिनेशन और फियर का कॉम्बिनेशन है। अगर इन्हें साइंस की पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो इसके पीछे बायोलॉजी और स्नेक्स बिहेवियर का लॉजिक मिलता है। दोस्तों, हमारे देशों में सांपों के कई सारे मिथ्स और स्टोरीज है, जैसे कि नागमणि, इच्छाधारी नाग और उनकी रूप बदलने की स्टोरीज। लेकिन अगर उन्हें साइंस की नजर से समझने की कोशिश करें तो इसके पीछे काफी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल सकता है और सांपों को समझा भी जा सकता है। नंबर 1, स्नेक्स के कीन सेंसेस। सांपों के पास कुछ ऐसे हीट सेंसर्स होते हैं जो उनके रास्ते में आने वाले वार्म ब्लडेड एनिमल्स और ह्यूमंस को डिटेक्ट करने में उनकी मदद करते हैं। उनके पास वाइब्रेशंस और मूवमेंट के कुछ सेंसेस होते हैं, जिससे वो ग्राउंड में आने वाली वाइब्रेशन से पता लगाते हैं कि सामने से कोई इंसान या कोई खतरा उनके पास में है। इतना ही नहीं तो अपने टंग के थ्रू केमिकल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट और अदर्स क्रिएचर्स को समझते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि सांप इंसान की पहचान रखते हैं या फिर इंसान के पीछे लग जाते हैं, तो इसके पीछे ये बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि सांप अपने सेंसर्स का यूज कर रहा होता है, ना कि कोई मैजिक होता है। नंबर 2, उनका डिफेंसिव बिहेवियर। सांप नेचुरली काफी शाय और डिफेंसिव तरीके के क्रिएचर्स होते हैं। जब तक कि उन्हें परेशान या डिस्टर्ब नहीं किया जाता तब तक कि वो कोई अटैक नहीं करते हैं। उसी तरीके का नीलम खैरे का 72 आवर्स एक्सपेरिमेंट इसी बात का एक जवाब देता है कि वो बिना प्रोवोक किए उनके साथ 72 आवर्स रहे और उन्हें एक भी बाइट नहीं मिला। यह दिखाता है कि सांप नेचुरली अग्रेसिव नहीं होते, बल्कि फियर और मिथ्स के पीछे ह्यूमन इमेजिनेशन का रिजल्ट है। हिस्टोरिकल स्टोरीज में कहा जाता है कि इच्छाधारी नाग इंसानों को कंफ्यूज कर देते हैं और नागमणि डिटेक्ट करते हैं, लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि सांप अपने कीन ऑब्जर्वेशन और रिएक्शंस का यूज कर रहा होता है, ना कि कोई मैजिक। अब इन सडन मूवमेंट्स, वाइब्रेशंस और लोगों के इंटरेक्शन के रिस्पॉन्स से लोगों ने आने वाले सालों में एक सुपरनैचुरल इंटरप्रेट कर लिया। सिंपली शब्दों में साइंस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सांप कोई इंसान के दुश्मन नहीं होते, जैसे और भी जानवर है इसी टाइप से ये भी एक क्रिएचर है। जब तक कि उन्हें परेशान नहीं किया जाता वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। और बात रही अब कोई इच्छाधारी नाग या उनकी शेप शिफ्टिंग की
स्टोरीज की, तो यह सब कुछ मिथ्स और ह्यूमन इमेजिनेशन का हिस्सा है। केवल नॉलेज और अवेयरनेस ही ऐसी सुपरस्टिशंस को तोड़ सकती है। अब आपने ये जरूर सुना होगा, इंडिया के हर कोने में कुछ ऐसी कहानियां फेमस हैं जिसमें बताया जाता है कि एक जंगल में एक सांप के सिर के ऊपर नागमणि चमक रही थी, या फिर उसने इंसान से सांप बनते हुए देखा, या फिर सांप से इंसान बन गया, यानी कि अपना रूप बदल लिया। लेकिन अगर उसे साइंस की नजर से समझने की कोशिश करेंगे तो इसकी पिक्चर कुछ और ही निकलती है। तो अब सबसे पहले एक सवाल ये आता है कि क्या सच में नागमणि जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, और अगर वो चीज है तो असल में क्या है। इंडियन माइथोलॉजी स्टोरीज में बताया जाता है कि सांप के मस्तक के ऊपर एक मणि होती है जो लाइट्स को एमिट करती है, जिसे नागमणि कहा जाता है, और उसे पाने वाला इंसान अमीर या फिर अमर हो जाता है। लेकिन साइंस के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो सांप के पास ऐसी नागमणि या फिर ऐसा कोई ऑर्गन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अब सवाल ये आता है कि लोगों को ये चमकदार मणि दिखी कैसे। अब बात अलग है कि लोगों ने कहानियां बना ली होगी, लेकिन असल में जो लोग कहते हैं पूरे दावे से, तो इसके पीछे का भी सच जानते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जंगल में कई बार बायोल्यूमिनेसेंट फंगाई, फायरफ्लाइज या फिर फॉस्फरस स्टोन्स चमकने लगते हैं। अब लोगों ने उन्हें नाक के पास या उसके ऊपर देखा और समझा कि ये कोई नागमणि है, यानी सिंपली नेचुरल लाइट्स का इल्यूजन, जिसे मिथ बना दिया गया। अब अगला सवाल आता है इच्छाधारी नाग के शेप शिफ्टिंग के ऊपर, जिसमें लोगों के थ्रू बताया जाता है कि कोई सांप अपना रूप बदल लेता है, या फिर इंसान से सांप बन जाता है, या फिर सांप से इंसान बन जाता है। अब ये काफी फोकलोर में भी रूटेड है, जैसे कि महाभारत में तक्षक नाग का जिक्र किया गया है जिसमें वो अपना रूप बदल लेता है। लेकिन साइंस की नजर से देखे तो कोई ह्यूमंस या फिर कोई भी क्रिएचर्स फिजिकली तो अपना शेप बदल ही नहीं सकता। स्नेक्स अपनी स्किन शेड करते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि वो अपना रूप बदल रहा है। एक्चुअली वो सिर्फ अपनी पुरानी स्किन्स उतार रहे होते हैं। यह एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ना कि कोई मैजिक। अब बात करते हैं उनकी रिवेंज स्टोरीज पर। फोल्कलोर में और कई सारे मूवीज में बताया जाता है कि इच्छाधारी नाग ने किसी इंसान को देखा, उसकी फोटो खींच ली और बाद में उसे मार दिया। लेकिन साइंस के नजर से देखे तो साइंस इसे टोटली रिजेक्ट करता है। स्नेक्स के पास फेशियल मेमोरी नहीं होती है, और ना ही वो इंसान की पहचान रख सकते हैं, और ना ही बदला लेने की कैपेसिटी उनके ब्रेन में स्ट्रक्चर होती है। वो सिर्फ एक इंस्टिंक्ट ड्रिवन क्रिएचर्स है, सर्वाइवल और डिफेंस ही उनका बेसिक नेचर। अब जो रिवेंज स्टोरीज वायरल होती है तो ये बस मिथ्स, फोकलोर और फियर के कोइंसिडेंस का रिजल्ट है। यही सब मिथ्स तोड़ने के लिए नीलम खैरे इंडिया के पहले ऐसे स्नेक फ्रेंड है जिन्होंने 72 घंटों तक 25 अलग अलग जहरीले सांपों के साथ एक ग्लास रूम में टाइम बिताया। इसमें ना कोई नागमणि थी, ना कोई रिवेंज था, और ना ही कोई इच्छाधारी नाग। बस एक मैसेज था कि फियर केवल इग्नोरेंस से पैदा होता है और नॉलेज से खत्म। दोस्तों, हमारी सोसाइटी की मेन प्रॉब्लम ये है कि हम साइंस को इग्नोर करके ऐसी सुपरस्टिशंस वाली चीजों में जीते रहते हैं। रियलिटी तो ये है कि सांप कोई इंसान के दुश्मन नहीं होते, बल्कि वो खुद इंसान से डरते हैं, तो बदला लेने की बात तो दूर ही रही। और जब तक कि हम इन सुपरस्टिशंस वाली स्टोरीज को लॉजिक से नहीं जानेंगे, तब तक हम ऐसे ही करप्ट माइंड और सुपरस्टिशन सोसाइटी में जीते रहेंगे। जब हम जैसे एजुकेटेड लोग साइंस को इग्नोर करके ऐसी सुपरस्टिशंस वाली चीजों में भरोसा करने लग जाते हैं या उसे इमेजिन करने लग जाते हैं, तब कुछ ऐसे अनपढ़ लोगों के अंदर भी भगवान आने लग जाते हैं और वो अपना ढोंग रचने लग जाते हैं। बाकी इन ढोंगियों के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तब तक कि आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने इन ढोंगियों के बिजनेस को अच्छे तरीके से एक्सपोज किया है। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।